डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जिसे आप यूपीएस के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो वैसे सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए बहुत खास होने वाला है जो कि अब तक यूपीएस ऑप्शन या तो सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं या तो 29 सितंबर या 30 सितंबर को ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी भी एम्प्लॉय को भ्रमित करने का इरादा नहीं है। चलिए आते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यह पेंशन स्कीम जो है वो भारत सरकार के और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू है और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन जो आए 1 अप्रैल 2025 के बाद उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह जो स्कीम है वो एनपीएस के अंतर्गत ही है, यानी कि यूपीएस जो है वो एनपीएस के अंतर्गत आने वाली एक स्कीम है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, वो इसके अंतर्गत में आएंगे जो अदरवाइज़ एनपीएस के एम्प्लॉय हैं, और जो नए एम्प्लॉय हैं वो भी यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कब तक, कितने दिनों में। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एश्योर्ड इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स्ड एंड एडिक्वेट प्रेडिक्टेबल पेंशन। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एनपीएस की वो खामियां जो कहीं ना कहीं एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कैसा उनको पेंशन मिलने वाला है, क्या उनकी जो वित्तीय लाभ है एनपीएस के एवज में वो क्या मिलने वाली है, उन सभी जो परेशानियां थी, उन सभी जो बिंदुओं था उसको ध्यान में रखकर ये एक नई स्कीम भारत सरकार की तरफ से लाई गई है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस, इसका जो टाइमलाइन होने वाला है वो सभी एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो हैं एनपीएस के अंतर्गत जो आते हैं या रिटायर हो गए, वो 30 सितंबर तक इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। और जैसा कि नए जो रिक्रूट हैं, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस को, वो 30 दिनों के अंदर, यानी कि अपने नए इंस्टीट्यूशन नए ऑफिस के ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर जो है उनको यूपीएस का ऑप्शन देना होगा। फीचर क्या क्या है इसके, तो जैसा कि अभी बताया कि ये यूपीएस जो है वो एनपीएस के अंतर्गत ही है, तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो यथावत रहेगा। 10% जो पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो रहा था उनके बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस जो है, बेसिक पे प्लस डीए पे, वो 10% अभी भी रहेगा। बदलाव क्या आए हैं? बदलाव ये आया है कि एनपीएस के अंतर्गत जो 14% सरकार की तरफ से आ रहा था, एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहे थे, यहाँ पे वो 10% गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, जो कि 10% गवर्नमेंट की तरफ से, 10% एम्प्लॉय की तरफ से, ये जो है एक इंडिविजुअल का कॉर्पस के अगेंस्ट वो पैसा जमा होगा। और सरकार को ये लगता है कि किसी को एश्योर्ड पेंशन देने के लिए जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ सकता है उसके लिए अभी से ही जो है 8.5% का अलग से प्रावधान किया गया है, जो कि एक पूल कॉर्पस। अब पूल कॉर्पस हमारे समझ के लिए ये समझना है कि एक ऐसा खजाना, एक ऐसा वेल, कुआं जो है वहाँ पे ये धनराशि जमा हो रही है जहाँ से बाद में सभी को पेंशन दी जाएगी। तो सिर्फ 8.5% से नहीं, जो हमारा 20% हो रहा है ये भी वहाँ पे जाएगा, और 8.5% तो जा ही रहा है। तो उस पूल कॉर्पस से जो है सभी को पेंशन देने का प्रावधान इस स्कीम के अंतर्गत जो है सोचा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और कॉर्पस कंपोजिशन क्या है, तो अभी जो हम लोगों ने नए नए शब्द यहाँ पे जोड़े, जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस, पूल कॉर्पस, तो उसके अंतर्गत ये क्या है तो समझते हैं इस तरह से कि यहाँ पे क्या है कि 20%, 10% एम्प्लॉय का, 10% एम्प्लॉयर के तरफ से, अगर यथावत रूप से डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जैसे सेव होता आ रहा है वैसा ही अगर एनपीएस डिडक्शन के बाद जो एन्युटी डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे खरीदी जा रही है, जो कि कहते हैं हम लोग स्कीम जी, जहाँ पे शायद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 100% ली जाती है और ये सबसे सेफेस्ट स्कीम है। इसके अंतर्गत जो एक धनराशि जमा होगी जिसमें वृद्धि होते होते जो एक कॉर्पस बनेगा वो होगा बेंचमार्क कॉर्पस। अब यहाँ पे चूँकि मार्केट लिंक्ड स्कीम्स हैं, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को यह भी अधिकार दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की
के एम्प्लॉय को अगर देखा जाए तो वो LC25 या LC50 लाइफ साइकिल जो फंड है, जहाँ पे LC25 में 25% इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट होंगे, LC50 में 50% इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे। तो यहाँ पे भी जो एम्प्लॉय है वो अपना पैसा लगा सकते हैं इस स्कीम के तहत, अगर उनको समझ है कि यहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है मार्केट के सिचुएशन के आधार पे, तो ये इंडिविजुअल कॉर्पस होगा। तो कहने का मतलब है कि बेंचमार्क कॉर्पस जहाँ पे अगर आपका पैसा डिफ़ॉल्ट पैटर्न में लगा होगा तो जो एक धनराशि बनेगी वो बेंचमार्क कॉर्पस है। और अगर इंडिविजुअल कॉर्पस जहाँ पे आपने LC25 के अंतर्गत या 50 के अंतर्गत या फिर फ्रिक्वेंटली आप स्विच करते रहे फंड्स को अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अनुसार, मार्केट सिचुएशन के अनुसार, तो फिर जो एक कॉर्पस आपका कॉर्पस होगा, जो आपके अकाउंट मीन्स इंडिविजुअल का जो कॉर्पस होगा उसे इंडिविजुअल कॉर्पस कहेंगे। उसमें जो जमा राशि है उसको इंडिविजुअल कॉर्पस कहेंगे। और अगर वो ज़्यादा होगा तो बेंचमार्क कॉर्पस रख लिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी होगा वो वापस कर दिया जाएगा एम्प्लॉय को, और फिर आगे के लिए हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। तो ये अलग अलग कॉर्पस कंपोजिशन है। और बेनिफिट जो है वो क्या क्या है, चूँकि ये स्कीम लाया ही गया था इसलिए क्योंकि एनपीएस जो है वो तमाम जो एनपीएस के अंतर्गत जो भंवर थे कन्फ्यूज़न का, वो उस क्लाउड को बस्ट करने का यहाँ पे कोशिश है। तो समझ लेते हैं इसमें क्या है। पेंशन का मतलब है एश्योरेंस, और अगर एनपीएस में एश्योरेंस ही नहीं है तो स्वाभाविक रूप से चिंताएं थी। यहाँ पे उन चिंताओं को मिनिमाइज़ किया गया, मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म किया गया है, मिनिमाइज़ किया गया है, जहाँ पे एश्योर्ड पे आउट जो है 50% जो लास्ट किसी के रिटायरमेंट वाले साल के जो 12 महीने पूर्व मीन्स विद इन 12 मंथ्स वॉटेवर 12 मंथ्स जो होंगे, वो लास्ट 12 महीनों का जो एवरेज बेसिक पे है उस पे जो है ये पेंशन 50% उसका पेंशन जो है दिया जाएगा। और मिनिमम गारंटीड पेंशन है 10,000 प्रति माह। पर यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी एम्प्लॉय ने यूपीएस के अंतर्गत पेंशन लेने के लिए 10 साल मिनिमम सेवा दी हो। और जैसा कि एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे 25 साल जो है कोई एम्प्लॉय अगर सेवा देता है तो वो फुल पेंशन यानी जो 50% जो पेंशन है वो पाने का हकदार होगा। तो 10 से 10 साल करने वाले भी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और 25 साल या उससे ज़्यादा जॉब करने वालों को फुल पेंशन का यहाँ प्रावधान है। तो इसका मतलब ये है कि 10 से 25 साल के बीच में जिनका सेवा अवधि होगा उसी के अनुरूप उनको पेंशन मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, फाइनल विड्रॉवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एडमिशन अप टू 60% ऑफ आईसी और बीसी, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। तो जो भी आप रिटायरमेंट के समय में अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे 60% जो है वो कॉर्पस अप टू 60% है, तो 60% मैक्सिमम कॉर्पस जो है बेंचमार्क कॉर्पस का वो हम ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि आप अगर अपने पास पैसा रखना चाहते हैं तो बचा हुआ 40% पे जो है उसी प्रोपोर्शन में आपको पेंशन जो है रिड्यूस होके 40%, लेट से अगर किसी को 50% में 1 लाख रुपया पेंशन आ रहा था तो उसी तरह 40 जो आपने 60% निकाल लिए, तो अब जो बचा हुआ आपका कॉर्पस है 40% पे उसको उस पर आपको 40,000 रुपया पेंशन आएगा। लमसम पे आउट का प्रावधान यहाँ पे है 1/10 भाग जो है हर 6 महीना जो कंप्लीट किया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसके अनुसार। फैमिली पे आउट है 60% जो सब्सक्राइबर का स्पाउस को मिलना है यहाँ पे उनके डेथ के बाद। जो ग्रेचुटी बेनिफिट ओल्ड पेंशन में है, एनपीएस में है, वो एज इट इज़ यहाँ यूपीएस में भी है। टैक्स ट्रीटमेंट वही है जो एनपीएस का है। आगे देखते हैं, एक बार क्विक ओवरव्यूज़ ले लेते हैं। कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंतर्गत में 10 + 14%, 10 एम्प्लॉय का 14 एम्प्लॉयर का। यहाँ पे 10% एम्प्लॉय का है, 10% एम्प्लॉयर का है, और 8.5% जो है एम्प्लॉयर के तरफ से ही आ रहा है, लेकिन वो पूल कॉर्पस में उसका पार्ट हो रहा है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि 60% आप अपने इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस जो समान हो सकते हैं
उसका आप रिटायरमेंट के समय ले सकते हैं। यहाँ पे वो लाभ 8.5% में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी भी आपका बेंचमार्क कॉर्पस या इंडिविजुअल कॉर्पस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अश्योर्ड पे आउट, यहाँ पे देखिए एनपीएस के अंतर्गत यस किया गया है, ये गलत है। अश्योर्ड पे आउट नो होगा, यूपीएस में यस होगा। यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद मिनिमम पेंशन, चूँकि एनपीएस एन्युटी बेस्ड स्कीम है तो वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का कुछ डिराइव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे उन वैसे एम्प्लॉय ने जिन्होंने 10 साल सेवा दी है वो 10,000 रुपये प्रति माह उनको मिनिमम पेंशन मिलेगा। यानी किसी की जो फार्मूला है पेंशन कैलकुलेट करने का यूपीएस के अंतर्गत, अगर 8,000 उसमें से आ रहे हैं तो उनको 2,000 एक्स्ट्रा करके मिनिमम 10,000 रुपये ही दी जाएगी। डियरनेस रिलीफ, चूँकि एनपीएस अगेन एन्युटी बेस्ड आपका स्कीम है तो वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूपीएस में इसी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए लाया गया, तो डीआर जो है वो मिलेगा यहाँ पे। फैमिली बेनिफिट्स अगेन वहाँ पे एन्युटी है तो डिपेंड्स ऑन एन्युटी, यहाँ पे 60% ऑफ एम्प्लॉय पे आउट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पाउस को ही मिलेगा। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है। खैर देखते हैं, शायद आगे जाकर वो भी और क्लैरिटी उसमें आए। पार्शियल विड्रॉवल और टैक्स बेनिफिट दोनों में सामान्य है, और इन्वेस्टमेंट चॉइस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दोनों में सामान्य है, यस और परमिटेड है दोनों में। ओके, नाउ थोड़े से डाउट देख लेते हैं, जो कि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को देखना चाहिए। हु कैन क्लेम फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस? सो ओनली लीगली वेटेड स्पाउस ऑन डेट ऑफ सुपर एनुएशन वीआर और रिटायरमेंट अंडर FR 56J। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक और डाउट हो सकता है कि क्या अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इन डेट के बाद, जैसे सुपर एनुएशन के बाद अगर उसने विवाह किया, तो क्या वो और उनके डेथ के बाद क्या वो स्पाउस को भी फैमिली पे आउट मिलेगा? तो आंसर है नो। प्लीज़ नोट, थोड़ा सा अलग है ये। रिटायरमेंट के बाद अगर किसी पर्सन ने विवाह किया हो और उनके मृत्यु के उपरांत जो स्पाउस बचे हैं उनको पेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि डेट ऑफ सुपर एनुएशन वीआर और रिटायरमेंट के दिन वो लीगली वेडेड होना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। हाउ मेनी टाइम्स पार्शियल विड्रॉवल कैन बी मेड? 3 times and same as NPS. What will happen if employees fail to opt for UPS within the specific time? Definitely they will continue as NPS, continue under NPS। तो जो अभी 30 सितंबर तक अगर नहीं ऑप्शन को ऑप्ट कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे तो भी वो NPS में बने रहेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स जो है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर इच्छुक होंगे तो प्लीज़ एग्जिस्टिंग जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म A2 फिल करके अपने ऑफिस में जमा करवाएंगे। और न्यूली रिक्रूट्स जो है वो विदिन 30 डेज़ के अंतर्गत आपको सिलेक्शन करना होगा एनपीएस और यूपीएस के बीच में। अगर यूपीएस लेना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर जो है आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये कि एक बार थोड़ा अलग तरीके से हम समझते हैं कि वाई आई नीड टू सेलेक्ट यूपीएस। इट इज़ वी ऑल लाइक ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वी आर नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो वी कैनॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स ऑन आवर कॉर्पस। अगर मैं आसान शब्दों में ये कहूँ कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपये आज देकर ये कहूँ कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मुझे बताइए, तो आप में से ज़्यादातर या आप सभी मुझे कुछ ना कुछ ऑप्शंस बताएंगे, और जो कि काफ़ी प्रभावशाली ऑप्शन हो सकते हैं। और जब मैं ये अमाउंट इंक्रीज़ करते करते 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़, 6 करोड़ की जब सीमा तक ले जाऊंगा तो शायद हम में से बहुत कम, या मैं कहूँ कि बहुत कम से कम लोगों के पास ही ये एक्सपर्टीज़ है कि इतने बड़े कॉर्पस को मैनेज कर पाएँ। तो अगर हमें वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो क्या हमें एनपीएस ये सोच कर लेना चाहिए कि एक बड़ा धनराशि आएगा और मैं उसको मैनेज करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, जिससे कि आगे का लाइफ जो है वो आसान हो जाएगा, या फिर जो फिक्स पेंशन एनपीएस के अंतर्गत एज लाइक पेंशन मुझे मिलता रहेगा।
तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमको समझना चाहिए कि आर वी फाइनेंशियली दैट expert to manage a good or handsome amount of corpus. Second thing, maximum return from our corpus will come from inherent risk, obviously. Like अगर मैं ये सोचूं आज के डेट में कि मुझे रिटायरमेंट के बाद जो पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट करके मुझे अपना पेंशनरी लाइफ जो है 60 इयर्स और जो भी रिटायरमेंट के बाद का जो लाइफ है उसको सस्टेन करना है, तो उसमें एक और चैलेंजेस है। अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ऐसे एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे जहां पे रिटर्न ज़्यादा है। और आप सभी जानते हैं जहां पे ज़्यादा रिटर्न की संभावना है वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो क्या हम अपने पेंशन के पैसे या पेंशन रिटायरमेंट के बाद वाले जो पैसे हैं उससे हम इतना रिस्क लेने लायक रहेंगे क्या? Third, we have to understand that pension is a social security scheme. See, pension is not for investment. We have to understand जैसे भारत सरकार की और भी छोटी छोटी पेंशन योजना, जो स्टेट गवर्नमेंट की छोटी छोटी पेंशन योजना है, ये सोशल सिक्योरिटी के लिए है, हम लोग सभी जानते हैं। तो फिर जब हमारी खुद की पेंशन की बात आती है तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट एंगल पे सोचने लग जाते हैं? शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी एक सोशल सिक्योरिटी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसा ही सोचना चाहिए, ना कि एडवेंचर करके मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा सोचना चाहिए। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत राय है। आगे बढ़ते हैं। वी शुड सेव एंड इन्वेस्ट टू हायर रिटर्न फ्रॉम आवर सेविंग। तो अगर हम चाहते भी हैं कि हम इन्वेस्टमेंट जो ट्रिक्स है या फिर इन्वेस्टमेंट स्किल जो है वो हम अपने अभी के सेविंग से कर सकते हैं ना, तो वो करना चाहिए। लेट पेंशन बी सोशल सिक्योरिटी थिंग। नाउ मनी हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। मनी का जो इफेक्ट है वो बाद में आएगा, आज से कुछ जब हम रिटायर कर रहे होंगे। यानी कि कंपाउंडिंग का जो आजकल हम लोग सुनते हैं कि 8th वंडर जो है उसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 20 साल या 25 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और तब मेरे पास एक अच्छे पैसे होंगे और एनपीएस जो है मुझे अपॉर्चुनिटी देगा ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करने का एंड ऑल, तो शायद अगर आज हम ये सोच रहे हैं कि एक बड़ा कॉर्पस जमा हो जाएगा 20 सालों की सेवा में, तो शायद यहाँ पे भी हमें एक बार फिर से रिकन्सिडर करना चाहिए, एक बार फिर से सोचना चाहिए। अगेन यूपीएस से एनपीएस ऑप्शन जो है वो कन्वर्ट होने का है। अभी जो क्लैरिफिकेशन आया वो ये कहता है कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले जो है आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि अगर किसी ने आज यूपीएस लिया है तो आगे जाके वो एनपीएस का ऑप्शन वापस से आ सकता है और अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके गवर्नमेंट जो है वो एक जो भी पैसे बनेंगे वो दे दिया जाएगा। और आगे इंडिया का इकोनॉमी ऑफ कोर्स एक स्टेबल इकोनॉमी होगा, जो इंटरेस्ट होगा एंड सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिल रहे होंगे, एन्युटी रिटर्न जो होंगे वो सभी कम ही होंगे। तो वी कैनॉट से कि एक अच्छा इट मे पॉसिबल दैट अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा पेंशन जैसा अमाउंट इकट्ठे नहीं होंगे तो वी विल स्टार्ट ईटिंग आवर कॉर्पस। हमारा कॉर्पस हम खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेन गोल आज के डेट में हम ये सोच रहे हैं कि एनपीएस के अंतर्गत हमें पैसा, हमारा पैसा मिल जाता है, बट वी विल स्टार्ट ईटिंग दैट कॉर्पस एज वेल। एंड अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा रहा तो शायद पहले ही हमारा सारा पेंशन का जो पैसा है, एनपीएस के अंतर्गत जो पैसा है वो ख़त्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन तमाम बिंदुओं को एक बार फिर से आप रिकन्सिडर करके प्लीज़ सोचें और फिर अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस लें। तो इन बिंदुओं को थोड़ा ध्यान आप दें जो पहले स्लाइड में बात हम लोगों ने करा है। और उसके बाद फिर यूपीएस का एक बार फिर से मैं बता दूं कि 30/9/2025 को जो है वो आखिरी डेट है और अब तक कोई एक्सटेंशन तो नहीं आया है। तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से आप सोचें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए।